हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही तरीके से आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। चूँकि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और समय आप लोगों के बीच अब बहुत कम है। इन कम समय में आप लोग को बेहतर तैयारी करके बेहतर रिज़ल्ट देना होगा। तो इनके लिए आज हम लोग एक वीडियो लेकर के आए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जो कि 2025 में पूछा गया था। ठीक है, तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। चूँकि प्रीवियस ईयर प्रश्न से काफ़ी प्रश्न आप लोग को हूबहू एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग बिना देरी करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसे कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 80 और समय कितना है 3 घंटा है। ठीक है, यानी वार्षिक परीक्षा 2024। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। यानी विद्यार्थी जो होते हैं उससे हमेशा कहा जाता है कि आप अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, सभी प्रश्न क्या है अनिवार्य, कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। 1 से 30 तक जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि एमसीक्यू प्रश्न है। तो आज हम लोग सिर्फ एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका सब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चनों को। सबसे पहला प्रश्न है आपके पास में कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। बच्चों काफ़ी ही अच्छा प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1789 में उसमें वहाँ का शासक कौन था? तो बुर्बो वंश का शासक था लुई 16वां। ठीक है, कौन था? लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां था। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? 1804 में अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, और 1815 में, आप सब याद रखिएगा, 1815 में वाटरलू की एक लड़ाई हुई थी जहाँ में उसकी हार हुई थी और इसी के कारण इसका धीरे धीरे पतन हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? यानी जो फ्रांसीसी क्रांति थी उनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या थी? राजतंत्र की स्थापना करना? बिल्कुल नहीं। सामंतवाद के अंत, साम्राज्यवाद का उदय, लोकतंत्र का उदय। यानी जो फ्रांसीसी लोग थे, ठीक है, वो राजाओं से काफ़ी तंगी आ गए थे, जिस कारण से वे क्या चाह रहे थे कि वो भी चाह रहे थे कि लोकतंत्र की स्थापना हो, यानी कि लोकतंत्र का उदय हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र का उदय हो। चलिए प्रश्न संख्या थर्ड में हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड कहता है बच्चों कि भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? देखिए, जो भारत में असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो इसके नेता कौन थे? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो A.M. ह्यूम के द्वारा किया गया था, यानी कि एलन ऑक्टेनियन ह्यूम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? देखिए बच्चों, जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, और द्वितीय जो विश्व युद्ध था 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? नाजी जर्मनी का उदय, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति, जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ये इसका तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, यानी किसने सबसे पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी? द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी और जमशेदजी टाटा। ठीक है, प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वारकानाथ टैगोर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे, यानी जो भाप का आविष्कार किया वो कौन थे। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेम्स वाट। नेक्स्ट है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। देखिए जो मुद्रण तकनीक था, ठीक है, वो सबसे पहले चीन में विकसित हुआ था। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। ठीक है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है बच्चों। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले और इसको आप लोग बना करके आएंगे। नेक्स्ट है गीत गोविंद की रचना किसने की थी। देखिए जो गीत गोविंद है इसकी रचना किसने की थी। ठीक है, जयदेव, राजा राम मोहन राय, शिवानी और विवेकानंद। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा जयदेव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कह रहे महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। काफ़ी बार प्रश्न रिपीट किया है। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो अंग इंडिया। किसका किया था, अंग इंडिया का इसने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था 1942 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 1942। नेक्स्ट है बच्चों कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में सबसे पहले 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांगर में। ठीक है, यानी जो बांगर होते हैं उसमें क्या बोला है, कंकड़ की मात्रा जो होता है खादर की अपेक्षा अधिक होती है। लाल मिट्टी में क्या होती है, तो आयरन की अधिकता होती है। आयरन की अधिकता होती है जिस कारण से ये लाल दिखाई देते हैं। आखिर जो लाल मिट्टी होती है लाल क्यों दिखाई देती है, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल दिखाई देती है। चलिए आप लोग ये भी याद रखिएगा, जो एक काली मिट्टी होती है, ठीक है, काली मिट्टी इसको हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, यानी रेगुर मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए यहाँ पे दे दिया काली मृदा किस नाम से जाना जाता है। काली मृदा को किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन को देखेंगे हम लोग कहाँ पे है, कितना नंबर प्रश्न था यहाँ पे, 14 नंबर, 14। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए रेगुर मृदा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट किया गया है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो सरदार सरोवर परियोजना से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल किस प्रकार का संसाधन है। प्रश्न है बच्चों कि जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन। देखिए जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, इनका पूरा चक्रण होते रहता है। ठीक है, एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि यह एक चक्रीय संसाधन है। ठीक है, अन्न की पुनः पूर्ति होती रहती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। बच्चों जैसे आप लोग को पता है कि श्रीलंका में जो है, ठीक है, हमेशा गृह युद्ध होते रहता है। किसके बीच में, तो तमिल और सिंहली के बीच में। ठीक है, यानी जो तमिल और सिंहली है ये दो जाति यहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जिनमें से यहाँ पे जो संविधान बनाया गया है दोनों में समानता नहीं दी गई है, जिस कारण से हमेशा यहाँ पे विवाद बना होता है। ठीक है, तो श्रीलंका के जो राजकीय धर्म है वो क्या है, तो बौद्ध है। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है बच्चों, 57, 58, 59। तो बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी है, तो 59% है। आप सब याद रखिएगा 59%। चलिए नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? देखिए, शक्तियों का विभाजन जो है भारत में वो संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णन है, जो कि इसको बांटा गया है 3 सूचियों में, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है। यानी संघ सूची के अंतर्गत आने वाले जो सब विषय होते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है। इसमें खास करके रखा गया है जैसे मुद्रा हो गया सुरक्षा वगैरह हो गया, ठीक है। जबकि मान के चलिए आप लोग को जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होती है। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट पर दोनों कानून बनाती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून, ठीक है, सर्वमान्य होता है, और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के बनाने के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। समवर्ती सूची में सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो प्रश्न है वो है शिक्षा, यानी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। एक होता है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय होते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की होती है, जैसे पुलिस वगैरह, ठीक है। तो पूछा निम्न से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? शिक्षा तो नहीं, ये दोनों का है। रक्षा, तो रक्षा जो होता है वो हमेशा किसके पास में है? तो केंद्र सरकार के पास में है। चलिए, विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण क्या है? एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। स्थानीय सरकारों की शक्ति को कर करना, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। नेक्स्ट है बच्चों 22, कह रहे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? अधिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ऐतिहासिक कारण और भौगोलिक स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या? देखिए, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उनकी मुख्य विशेषता क्या होती है? देखिए, सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथकीकरण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 24, केरल निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिनका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? लिंग समानता को बढ़ावा देना है, ठीक है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। भारत किस प्रकार का राज्य है? देखिए, भारत जो है किस प्रकार का है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष और संघीय है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 मिनट, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी संप्रभुत्व भी है, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय भी है, यानी जो भारत है एक राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? बच्चों प्रश्न है कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? नेपाल, भारत, केन्या और श्रीलंका, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केन्या, ठीक है। यानी सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? देखिए, जो राजनीतिक दल होता है, ठीक है, उनकी मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है, ठीक है। चुनाव आयोग क्या करता है कि किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता देता है, चुनाव कराता है, इसके बाद जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनका चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, ठीक है। तो ये मतदाता सूची जारी करता है। तो ये चुनाव चिन्ह क्या लिखा है? राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है, ठीक है, जिसको हम लोग निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। चलिए, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, तो 2005 ईस्वी में। इसके तहत क्या किया गया है कि अगर रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया? 2005। इसके अंतर्गत कहा गया कि प्रत्येक मजदूर को 100 दिनों की, कितने दिनों की? 100 दिनों की मजदूरी ये तय करेगी, यानी कि 100 दिनों की जो मजदूरी होगी, ठीक है, काम होगा, उसको सरकार देगी। अगर नहीं दे पाती है तो सरकार 100 दिनों की जो भी वेतन होगा, जो भी इसकी मजदूरी होगा, उसको बैठे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए,
बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी बैंकों का जो आय का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? निकासी, ऋण, जमा और इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो मेन है वो ऋण है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में। ठीक है, ये 30 जो थे MCQ प्रश्न था बच्चों, जो कि प्रीवियस प्रश्न है, सारे पूछे हुए प्रश्न है और आगे की एग्जाम में भी पूछने का यहाँ पे कई प्रतिशत संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस प्रश्न को जरूर देखिए और प्रश्न अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर लीजिए। ठीक है।